So students, we are starting with the amendment session, particularly those amendment which is applicable for you for the summer 21 exam. Though what we have covered in the session is already amended, but there are few amendment, that's something you need to understand. अब इंस्टीट्यूट ने ये जो सप्लीमेंट दिया है ये आपको पूरा काम का नहीं है, क्योंकि इसमें इन्होंने सिर्फ म्यूचुअल फंड रेगुलेशन दिया है, बट म्यूचुअल फंड में दोज पार्ट विच हैव बीन अमेंडेड इज़ नॉट गिवन इन योर पोर्शन इटसेल्फ. तो आपको इस अमेंडमेंट में से क्या क्या पढ़ना है, दैट्स समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो वी स्टार्ट नाउ आप देखो अमेंडमेंट जो मेजरली दे हैव गिवन is under the chapters which is SCRA, ICDR, LODR, takeover, PIT, mutual fund, structure of capital market, intermediaries. इसमें जो काम का अमेंडमेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ एक है, दैट इज़ LODR. क्लियर? बट स्टिल विल टेक ऑल द अमेंडमेंट. इसमें से जो आपके काम का है वो मैं समझाता चलता हूँ, और जो आपके काम का नहीं है वो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा. क्लियर? शुड स्टार्ट नाउ. आप देखिए, अब यहाँ पे अंडर लेसन 1 विच इज SCRA, नाउ व्हाट हैज़ बीन अमेंडेड इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट विच इज पर्टेनिंग टू नाउ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल. ना ये एक पार्ट है जो आपके काम का है. क्लियर? नाउ दिस इज़ समथिंग जो आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है, एंड दिस इज़ समथिंग विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस परसुएंट टू फाइनेंस एक्ट 2021. तो यहाँ पे सो रिसीव द फाइनेंस एक्ट 2021 विच हैज़ रिसीव द प्रेसिडेंट कंसेंट ऑन 28 मार्च 2021. नाउ अमेंडेड SCRA. अब यहाँ पे सो परसुएंट टू दैट SCRA एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया गया, एंड वेयर बाय व्हाट दे हैव स्पेसिफाइड इस पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. नाउ व्हाट इज पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल? नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल मीन्स अ फंड established in India in the form of trust or otherwise, such as mutual fund, alternative investment fund, collective investment scheme, or a business trust, and registered with SEBI or such other fund which raises or collect money from the investor and invest such fund in accordance with the regulation as may be specified by SEBI in this behalf. इसका मतलब क्या हुआ? Now what is pooled investment vehicle? देखो pooled investment मतलब क्या होता है कि आप इन्वेस्टर से फंड लेते हो, उस फंड का एक पूल बनाते हो, एंड फिर उस फंड को आप इन्वेस्ट करते हो. जो रिटर्न आता है वो फंड के पास आता है, एंड देन वो फंड रिटर्न देता है, नेट रिटर्न देता है इन्वेस्टर को आफ्टर डिडक्टिंग देयर एक्सपेंसेस और फीस. क्लियर? नाउ दिस इज नथिंग बट द फंड मैनेजमेंट बिजनेस. अब यहाँ पे सेम एक्टिविटीज बीइंग डन बाय म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. तो अगर आप इन लोग की फंक्शनिंग देखोगे, सो दे ऑल आर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी, एंड दैट इज व्हाट टुगेदर दे आर कॉल्ड एज पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल. तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या है? नाउ मीन्स अ फंड एस्टैब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट. अब देखो म्यूचुअल फंड किस तरीके से एस्टैब्लिश होता है? ट्रस्ट के फॉर्म में. तो यहाँ पे पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो है वो भी क्या है? एक फंड है जो ट्रस्ट के फॉर्म में एस्टैब्लिश हो रहा है, और अदरवाइज. तो व्हेन यू से और अदरवाइज, इसका मतलब ये ट्रस्ट के अलावा और भी फॉर्म में हो सकता है, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, in the form of any other vehicle, LLP, now such as mutual fund, alternative investment fund, collective investment scheme, or a business trust, and registered. अच्छा, अगर हम लोग म्यूचुअल फंड देखते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड देखते हैं, तो ये सब किसके साथ रजिस्टर है? सेबी के साथ. तो सेम तरीके से ये जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, दैट इज ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी और सच अदर फंड विच रेज एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर. अब इसके अलावा और भी कोई भी फंड जो इन्वेस्टर से फंड रेज करता है एंड इन्वेस्ट सच फंड इन अकॉर्डेंस विद सेबी रेगुलेशन. तो उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है एज पर सेबी रेगुलेशन. दैट इज व्हाट इज बीइंग कॉल्ड एज पूल्ड
that is being called as pooled investment vehicle. अब देखो now, so this is first part which basically talks about the definition of pooled investment vehicle. Second आपको ये समझना है कि जो pooled investment vehicle है, now ये pooled investment vehicle को now इसको सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन, नाउ सिक्योरिटीज़ डेफिनेशन बीइंग गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ SCRA. अब यहाँ पे सिक्योरिटीज़ ना, एंड एज वी हैव डिस्कस इन आवर मेन सेशंस ऑल्सो, कि सिक्योरिटीज़ टर्म जो है ना, कंपनीज एक्ट में भी टर्म सिक्योरिटीज डिफाइन नहीं किया है. अगर हम लोग कंपनीज में सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 देखते हैं जहाँ पे सिक्योरिटीज बोला है, तो वहाँ पे क्या बोला है कि सिक्योरिटीज शैल हैव द सेम मीनिंग एज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ SCRA. तो यहाँ पे सिक्योरिटीज व्हाट इज बीइंग सेड दैट हम लोग जब सिक्योरिटीज बोलते हैं तो सिक्योरिटीज में क्या क्या कवर किया जाता है, तो इट कवर शेयर्स, डिवेंचर, स्क्रिप्ट, बॉन्ड. इसी लाइन में तो सिक्योरिटीज शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. ना ये पहले से दिया था, क्या एडिशन किया गया है, और अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल और अदर बॉडी कॉर्पोरेट. नाउ तो क्या लिखा, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ नाइट नेचर और ऑफ एनी इनकॉर्पोरेट कंपनी और ऑफ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल और अदर बॉडी कॉर्पोरेट. इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल ने इशू किया है, देन दैट इज ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज सिक्योरिटीज़. फर्दर यूनिट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल. तो अगर कोई भी सिक्योरिटी इशू किया है पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल ने, तो यहाँ पे अगर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल ने कोई भी सिक्योर यूनिट इशू किया है, इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, देन दैट इज ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज सिक्योरिटीज़. तो अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज. नाउ अब देखिए, नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, नाउ थर्ड थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, ये है पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल एलिजिबल टू इशू डेट सिक्योरिटी. तो अगर हम लोग कोई भी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल की बात कर रहे हैं विच इज़ बेसिकली established in the form of trust or otherwise such as mutual fund AIF, and ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर से ये लोग सेबी के साथ रजिस्टर हैं, या तो कोई भी फंड जो इन्वेस्टर फंड रेज करता है और उसको इन्वेस्ट करता है एज पर सेबी रेगुलेशन, दैट इज टू बी कॉल्ड एज पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल. तो ये जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, नाउ दिस पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल व्हाट इज बीइंग सेड दैट सेबी रजिस्टर्ड PIV विल नॉट बी एलिजिबल टू बोरो, सो विल नाउ बी एलिजिबल. तो सेबी के साथ जो भी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल रजिस्टर होंगे, दे विल बी एलिजिबल टू बोरो एंड इशू डेट सिक्योरिटीज इन द मैनर एंड टू सच एक्सटेंट एज बी स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन मेड बाय सेबी इन दिस बिहाफ. मतलब व्हाट दे हैव स्पेसिफाइड कि सेबी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के लिए जो स्पेसिफिक रेगुलेशन इशू करेगा, उसमें दे विल स्पेसिफाई दैट वो किस एक्सटेंट तक डेट सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू बोरो, मतलब बोरोइंग कर सकते हैं. कैसे बोरोइंग कर सकते हैं, डेट सिक्योरिटी इशू करके, तो उसकी लिमिट जो उसे भी स्पेसिफाई करेगा. बट व्हाट इन प्रिंसिपली हैव बीन अलाउड दैट दे कैन बोरो एंड इशू डेट सिक्योरिटीज. क्लियर. अब देखिए, नाउ व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड दैट एवरी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ ट्रस्ट डीड be permitted to provide security interest to lender in terms of facility document entered into by such pooled investment vehicle. तो कोई भी का pooled investment vehicle है, now because it is being created in the form of trust, तो यहाँ पे एक trust deed आएगा. अब तो उस trust deed के हिसाब से be permitted to provide security interest to the lender. अब what is security interest to the lender? तो जो भी lender हैं, अब अगर आप डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आर यू इक्विटी शेयर होल्डर और अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी? यू आर अ क्रेडिटर. सो इफ यू बीइंग अ लेंडर और अ क्रेडिटर, तो यहाँ पे उनको सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए व्हाट इज बीइंग स्पेसिफाइड कि आप उनको फैसिलिटी डॉक्यूमेंट
so shall be provide security interest in terms of facility document enter into by such pooled investment vehicle. तो यहाँ पे what is being said that SEBI has permitted pooled investment vehicle for protecting the interest of lender टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इंटरेस्ट. अब वो किस तरीके से दिया जाएगा, किस फॉर्म में, किस टर्म्स में. नाउ दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ द फैसिलिटी डॉक्यूमेंट विच इज़ एंटर्ड बाय सच पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल. अब इसके ऊपर व्हाट सेबी हैव टू कम नाउ इज अ सेपरेट रेगुलेशन ऑन पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जिसमें यह बताया जाएगा कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा लेंडर को. पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल कितना बोरो कर सकता है, कितना डेट सिक्योरिटीज इशू कर सकता है. सो अ मोर क्लैरिटी एंड अ मोर provision procedural requirement with respect to pooled investment vehicle will be provided, but the concept of pooled investment vehicle has been inserted pursuant to Finance Act 2021. Clear? Up. What is being said now? अब क्लैरिटी ऑन एनफोर्समेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल. कि अगर एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल में कोई डिफ़ॉल्ट होता है, किस तरीके का डिफ़ॉल्ट होगा. अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया, क्या लिखा है, वेयर एनी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और एनी सच अमाउंट ड्यू टू द लेंडर, the lender shall recover the defaulted amount and enforce security interest, if any, against the trust asset by initiating proceeding against the trustee acting on behalf of such pooled investment vehicle in accordance with the terms and conditions specified in the facility document. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेंडर ने फंड दिया है और उसका पेमेंट नहीं हुआ टाइम पे, तो जो लेंडर है वो अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करने के लिए they can always take legal action. अच्छा, लीगल एक्शन अगेंस्ट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, एंड ये लीगल एक्शन किसके अगेंस्ट लिया जाएगा, अगेंस्ट द ट्रस्टी. ये किस तरीके से लीगल एक्शन लिया जाएगा, दैट विल बी प्योरली डिपेंड अपॉन द टर्म्स विच हैज़ बीन गिवन अंडर द फैसिलिटी डॉक्यूमेंट. सो फैसिलिटी डॉक्यूमेंट बेसिकली है क्या, फैसिलिटी डॉक्यूमेंट एक अग्रीमेंट है, एक अरेंजमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल एंटर करता है लेंडर्स के साथ फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग फंड. हाउएवर ऑन इनिशिएशन of the proceeding against the trust asset, the trustee shall not be personally liable and his asset shall not be utilized towards recovery of the such debt. तो अगर आपने ट्रस्ट एसेट पे आप राइट क्रिएट कर सकते हो एनफोर्समेंट के लिए, लेकिन ट्रस्टी की जो पर्सनल एसेट है दैट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी प्रोसिक्यूशन एंड हिज एसेट, हिज पर्सनल एसेट शैल नॉट बी यूटिलाइज टूवर्ड्स रिकवरी ऑफ डेट. द ट्रस्ट एसेट which remains after recovery of default amount shall be remitted to the unit holder on proportionate basis. तो उसके बाद जो भी पैसा बच जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी ट्रस्ट एसेट बचेगा, वो यूनिट होल्डर के लिए होगा और वो यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस. दिस इज कॉल्ड पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल. सिर्फ शॉर्ट नोट्स के पॉइंट से आ सकता है अगर आया तो, बट दिस इज समथिंग is one of the change which is being introduced under SCRA. Now, so this is what is the amendment which has been specified with respect to SCRA. अब देखो, अब यहाँ पे chapter 4 which talks about LODR, ICDR. अब यहाँ पे ICDR में जो एक मेजर चेंज है, now that is something that UPI को which is यूनिफाइड पेमेंट जो है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, now इसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है इन केस ऑफ IPO प्रोसेस. अब देखो इसमें ना what has been said, अब इसमें जो काम का है वो आपका सेकेंड है ICDR में. now what has been said under the second part is streamlining the process of IPO with UPI in ASBA and redressal of investors' grievances. तो यहाँ पे क्या लिखा है, the SEBI proposed to streamline the IPO process with UPI in ASBA and redressal of investors' grievances. अब ये है क्या? Now if you remember,
what we have discussed under the UPI system is that basically it is available for RII category, 2 लाख रुपए तक जो एप्लीकेशन करते हैं, so that timelines को reduce किया जा सके and they can get the benefit that their money will be debited only when the shares being allotted. तो यहाँ पे इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और स्ट्रीमलाइन करने के लिए now what has been specified that lead manager shall ensure the adherence of the timelines, process and compensation policy by intermediaries. कि अगर ये तो लीड मैनेजर ये इंश्योर करेगा कि जो भी टाइमलाइंस है कितने दिन में आपका अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाना चाहिए, लिस्टिंग हो जानी चाहिए, अगर आपके नाम पे शेयर्स अलॉट हुए हैं तो आपके डीमैट से पैसे, आपके डीमैट क्रेडिट होना चाहिए और बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो रिफंड आपका फंड अनब्लॉक हो जाना चाहिए. इन सब को कंप्लाई करेगा लीड मैनेजर, जो ये इंश्योर करेगा कि ये सारे कंप्लाइंस प्रॉपर तरीके से हों. एंड कॉम्पनसेशन पॉलिसी बाय इंटरमीडियरी, तो अगर इंटरमीडियरी इन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं करता है देन व्हाट कॉम्पनसेशन दे मे हैव टू पे, दैट आल्सो नीड टू बी स्पेसिफाइड. Now, what is being said that in order to ensure timely response with regard to IPO process, SCSB shall identify nodal officer for IPO application through UPI as payment mechanism and submit the details to SEBI within 7 working days from the issuance of this circular. इसका मतलब जो भी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक हैं, नो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक क्या है, जो आपको आसपास की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ व्हाट दे विल डू, नाउ फॉर IPO एप्लीकेशन UPI से प्रोसेस करने के लिए व्हाट दे विल डू, दे विल आइडेंटिफाई द नोडल ऑफिसर. तो एक नोडल ऑफिसर को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका डिटेल सेबी को सबमिट करेंगे. नाउ व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड that for ease of doing business, sponsor bank shall host a web portal for intermediaries from the date of IPO opening till the date of listing, with details of statistics of mandate, block, unblock, performance of app and UPI handles, downtime, network latency, etc. across intermediaries, and such process having an impact bearing on IPO bidding process. अब ये क्या सिस्टम है? Now UPI system, as we know that it's a basically a way to make the system automate. It is a way by which the paperwork to be eliminated and entire system become electronic. तो यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक क्या करेगा, एक वेब पोर्टल होस्ट करेगा ना फॉर इंटरमीडियरीज. ना इट इज़ बेसिकली क्लोज यूज़र ग्रुप है, मतलब ऐसा नहीं कि सबके लिए अवेलेबल है, जो उसमें ऑथराइज होगा सिर्फ वो देख सकता है. इन ऑर्डर टू ट्रैक the performance की how the portal, how the UPI mode is being activated, is being implemented, कितनी जगह पे UPI मोड जो है, जो एप्लीकेशन है, बिकॉज इट्स अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, तो कितने टाइम पे ये एप्लीकेशन प्रॉपर परफॉर्म नहीं किया, कितने टाइम पे नेटवर्क इशू था, ये सब चीज़ें क्यों देखी जा रही हैं, एक प्रॉपर स्पेसिफिक मॉनिटरिंग क्यों किया जा रहा है, जिससे कि अगर ये मॉनिटरिंग होगा तो ही आप ये इंश्योर कर पाओगे दैट UPI इज फंक्शनिंग इफेक्टिवली. क्लियर? नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट आपको ये जो पार्ट है, नाउ दिस इज समथिंग व्हाट सेबी हैज स्पेसिफाइड. नाउ सो दीज 3 थिंग्स इज समथिंग which is crucial with respect to streamlining the IPO process in case of UPI. अब देखो, now the another important thing which has been introduced and which is crucial for exam point of view, that what is being said that अगर now बेसिक रूल अपने को पता है कि अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो कंपनी को पूरा पैसा इन्वेस्टर को वापस करना पड़ेगा. Now that is something because the issue will be failed. तो यहाँ पे क्या लिखा है that SEBI has reduced the timelines for refund of investor money to 4 working days. तो SEBI ने जो इन्वेस्टर को पैसा रिफंड करना था उसको 4 वर्किंग डे पे रिड्यूस कर दिया है. In case of non-receipt of minimum subscription and issuer failing to obtain listing or trading permission from the stock exchange. तो अगर issuer, now what is being said that अगर issuer
को ट्रेडिंग या लिस्टिंग परमिशन नहीं मिलता तो इशू ऑटोमेटिकली फेल हो गया। तो जो भी पैसा है जो इन्वेस्टर से मिला था उस पूरे पैसे को रिफंड करना पड़ेगा। नाउ द टाइमलाइंस हैव बीन रिड्यूस्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ASBA has been mandated for all the applicant in public issue. The application money is not transferred but only blocked in the account of investor and is debited only the allotment and unblock if there is no part allotment. इसका मतलब क्या हुआ कि आसबा का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आसबा में आपका पैसा आपके अकाउंट से किसी और अकाउंट में नहीं जाता। आसबा प्रोसेस में आपका पैसा जो है, जो एप्लीकेशन मनी है, वो आपके अकाउंट में उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आपके नाम पे शेयर्स अलॉट होंगे तब तो पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होगा, अदरवाइज पैसा आपके अकाउंट में उसको अनब्लॉक कर देंगे, रिलीज कर देंगे। इसका मतलब द मनी इज नॉट गोइंग इन एनी अदर अकाउंट, विच मीन्स दैट मनी के वापस आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट योर मनी इज बीइंग ब्लॉक्ड। अब ये आसबा सिस्टम जो है ये अब हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है, इसलिए टाइमलाइंस को रिड्यूस किया गया है कि अगर लिस्टिंग परमिशन नहीं मिलता, अब आपने एप्लीकेशन मनी चला गया, बेस ऑफ अलॉटमेंट के हिसाब से आपको अलॉटमेंट हुआ, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, लिस्टिंग परमिशन नहीं मिला, तो पैसा वापस आना चाहिए। तो इसके लिए टाइमलाइन सेबी ने रिड्यूस कर दिया है 4 वर्किंग डेज में। नाउ फर्दर पोस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई मैकेनिज्म पब्लिक इशू, intermediaries are responsible to compensate the investor for any delay in unblocking the amount in ASBA exceeding 4 working days from the bid or closing date. इसका मतलब यहाँ पे इंटरमीडियरीज के लिए एक लाइबिलिटी कर दी है यूपीआई मोड में, जो कि बेसिकली रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर के लिए होता है। तो यहाँ पे उनके लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट किया गया है कि अगर नाउ व्हाट इज बीइंग सेड that retail category के लिए, now this is something they have specified that retail category के लिए UPI मोड लाया गया, एंड ये UPI मोड में अगर इंटरमीडियरीज अगर परफॉर्म नहीं करते हैं then in that case what is being said that intermediaries will be liable to compensate. So what is being said that now this much part is crucial. सी ये सारे एफर्ट सेबी ने क्यों लिए, जिससे कि इन्वेस्टर का रिफंड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए एंड इन्वेस्टर को रिफंड का इशू ही ना हो। अब क्या लिखा है, नाउ इट सेज दैट now what is being said that at present in case of non-receipt of minimum subscription the issuer is mandated to refund all application money within 15 days from the closure of issue. If the issuer fails to obtain listing or trading permission from stock exchange with the securities were to be listed, it shall refund the entire money within 7 days of receipt of intimation of exchange rejecting the application. These timelines have now reduced to 4 days. मतलब जो मेजर सेबी ने चेंज किया वो है टाइमलाइंस को कम कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू रिफंड, कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो पहले कितने दिन वापस करना था पैसा 15 डेज में, उसको कितने दिन कर दिया 4 वर्किंग डेज, 4 डेज में कर दिया। सेकेंड थिंग क्या दिया है दैट यहाँ पे पहले अगर लिस्टिंग परमिशन नहीं मिला तो सेबी एज पर ओल्ड सेबी रिक्वायरमेंट आपको पूरा पैसा रिफंड करना होता था 7 डेज में, वो कहाँ पे कर दिया है 4 डेज में, मतलब 4 वर्किंग डेज, which means that investor का interest will be protected in a better manner because they will get the money as early as possible. Clear? So this is something what you have to remember. Now अब देखो, now the last thing under ICDR, that's something you need to know. Now this is द अमेंडमेंट। अब ये जो लास्ट ICDR में जो रेगुलेशन में जो चेंज है वो है, नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट सेबी वाइड इट्स गैजेट नोटिफिकेशन अमेंडेड द प्रोविजन ऑफ ICDR नाउ विच कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम द पब्लिकेशन। नाउ दिस इज समथिंग, अब इसमें ना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इसको अब हम लोग क्या बोलते हैं, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। नाउ अब इसमें दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस।
अब ये इज़ नॉट दैट वेरी क्रूशल पार्ट. इनफैक्ट ICTR में जो मेजर अमेंडमेंट है, मतलब जो भी अमेंडमेंट है वो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ एक टाइमलाइंस का अमेंडमेंट है विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सेकेंड थिंग, IPO प्रोसेस को UPI के थ्रू उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा जिससे कि सिस्टम ऑटोमेट हो सके, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू RII कैटेगरी इन्वेस्ट कर सके, एंड दैट विल बी अ सिस्टम विल बी प्लेस जो इस चीज़ को मॉनिटर करेगा. अब इसमें क्या लिखा है दैट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो पहले था उसी को अब क्या बोलते हैं, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म. सेकेंड थिंग, जो एग्रीगेटेड इन्वेस्टर जिसको पहले बोलते थे, नाउ व्हाट विल वी कॉल दैट थिंग एज इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर. नाउ दिस इज वन पार्ट. सेकेंड थिंग, अब लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म. अब इसमें क्या बोला है, now it says that issuer issued superior right equity share to its promoter or founder. अब ये क्या है, now कंपनी अपने promoters और founders को superior right equity share issue कर सकता है. Now we have already discussed in the main session that what is superior right equity share, कितने पीरियड के लिए इशू होता है, उसका सनसेट क्लॉज क्या होता है, क्या मिनिमम वोटिंग राइट होता है, सुपीरियर मिनिमम वोटिंग राइट मिनिमम होता है 2:1, maximum can be up to 10:1, so that all those things we know the basic concept. So it says that issuer issued superior right equity shares to his promoter founder are allowed to make an IPO of only ordinary shares for listing on IGP subject to the compliance with chapter 10. Now इसका मतलब क्या हुआ, and provision of superior right equity shares, तो इसका मतलब यहाँ पे what they are saying, now they are, जिन्होंने superior equity share issue किया है, what they can do, they are allowed to make IPO. वो लोग IPO कर सकते हैं only of ordinary shares का. मतलब यहाँ पे IPO superior right shares का नहीं हो रहा है because superior right shares सिर्फ promoter और founder को दिया जाता है. Now what is further being said that now what is being specified that issuer can allocate 60% of issue size on discretionary basis to eligible investor now prior to the issue opening at a price not lower than offer price to other applicant. मतलब यहाँ पे कंपनी एलिजिबल इन्वेस्टर को 60% तक इशू एलोकेट कर सकता है ऑन डिस्क्रिशनरी बेसिस पे, और किस प्राइस पे होगा, जो ऑफर प्राइस होगा उससे कम प्राइस पे नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा प्राइस पे चल सकता है ना. यहाँ पे क्या लिखा है, द एलिजिबल इन्वेस्टर शेल मेक एन एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 50 lakhs. तो जो एलिजिबल इन्वेस्टर है उसका एप्लीकेशन वैल्यू मिनिमम कितने वैल्यू का होगा, 50 लाख रुपए का, और उसको कितने इशू साइज दे सकते हैं, अप टू 60% तक. now always we have already discussed and always remember कि जो भी शेयर्स सुपीरियर एट इक्विटी शेयर्स होता है इट इज़ सब्जेक्ट टू लॉक इन. मतलब जब तक वो शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, बिकॉज इट हैज़ बीन इशूड टू प्रमोटर और फाउंडर, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन. तो इसमें क्या लिखा है दैट सुपीरियर एट इक्विटी शेयर शैल बी लॉक इन. अच्छा, ये लॉक इन में कब तक रहेगा, और सेम रूल्स हैं, वेरी सिमिलर रूल्स है, टू से सिमिलर रूल्स हैं जो हम लोगों ने IPO के लॉक इन में पढ़ा था. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सुपीरियर एट इक्विटी शेयर शैल बी लॉक इन टिल कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट सिमिलर टू दैट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स. तो जब तक इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन होगा जब, तब तक आपका लॉक इन में रहेगा, और फॉर द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विच एवर इज लेटर. तो जब तक वो नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक लॉक इन में रहेगा, या तो अलॉटमेंट के 6 months तक विच एवर इज लेटर. इसका मतलब सुपीरियर इक्विटी शेयर्स, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि सुपीरियर इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो गया लेकिन 6 months नहीं हुआ, तो विच एवर इज लेटर तक इट विल बी सब्जेक्ट टू द लॉक इन. अब आपने द कंपनी हैज लिस्टेड देमसेल्फ ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, नाउ दे वांट टू टेक द एग्जिट. तो अगर आपको इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म से एग्जिट लेना है, सो व्हाट नीड टू बी डन.
तो यहाँ पे क्या लिखा है, issuer whose specified securities are traded on innovator growth platform pursuant to an IPO may exit from innovator growth platform subject to following condition if, इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। तो यहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा थ्रू पोस्टल बैलेट या ई वोटिंग बाय मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर। तो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर हैव टू से येस। सेकेंड, डीलिस्टिंग प्राइस बेस्ड ऑन फ्लोर प्राइस। तो सेबी टेक ओवर रेगुलेशन में रेगुलेशन 8 में जो प्राइस निकलता है that is minimum offer price, that is considered to be a minimum price as floor price for delisting price. So it will be considered the delisting price and additional delisting premium justified by promoter acquirer. तो अगर कोई delisting premium पे करना है, मतलब more than जो रेगुलेशन 8 के हिसाब से प्राइस निकला है फ्लोर प्राइस, उससे ऊपर कुछ पे करना है, तो वो प्रमोटर या प्रमोटर एक्वायरर डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड जस्टिफिकेशन। Now, the post-offer acquirer promoter together with shares tendered reaches 75% of the total issued shares of that class। इसका मतलब प्रमोटर की होल्डिंग जो शेयर्स टेंडर हुए हैं उसको एक्वायर करने के बाद भी 75 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना रखना पड़ेगा, 25%। नेक्स्ट क्या लिखा है, एट लीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स आर टेंडर्ड एंड एक्सेप्टेड। ना पब्लिक शेयर होल्डर ने जो भी शेयर टेंडर किया है ना उसको आप एक्सेप्ट करोगे, एटलीस्ट 50% ऑफ द पब्लिक शेयर टेंडर बीइंग एक्सेप्टेड। नाउ स्टॉक एक्सचेंज वेयर शेयर्स आर लिस्टेड अप्रूव सच एग्जिट। तो स्टॉक एक्सचेंज अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो स्टॉक एक्सचेंज को आपकी एग्जिट को अलाउड करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ सो दिस इज समथिंग is the exit norms from the innovator growth platform। अब further क्या दिया हुआ है, now further it says, now अब यहाँ पे what is being said that exit किस तरीके से होगा, तो exit shall be as per SEBI delisting of equity shares regulation 2009 के हिसाब से होगा। नाउ अब बिकॉज सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल हो रहा है तो यहाँ पे कुछ पार्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे विद रिस्पेक्ट टू डीलिस्टिंग रेगुलेशन। सो फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अब यहाँ पे रेगुलेशन 81A and B रिलेटेड टू कंडीशंस एंड प्रोसीजर फॉर डीलिस्टिंग वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज रिक्वायर्ड। मतलब हम लोग कौन से डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, या तो डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज वो प्रोसीजर, या तो डिलिस्टिंग फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज वेयर रिमेनिंग स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। देन रेगुलेशन 15 रिलेटिंग टू ऑफर प्राइस एंड रेगुलेशन 17 रिलेटिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी एक्वायर्ड। तो डिलिस्टिंग में व्हाट इज ऑफर प्राइस, तो ऑफर प्राइस कैलकुलेशन कैसे होता है, एज पर बुक बिल्डिंग मेथड। एंड मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपको डीलिस्टिंग में कितना एक्वायर करना होता है, 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो डीलिस्टिंग के बाद आपके पास 90% शेयर्स होने चाहिए, बट दीज क्राइटेरियाज आर नॉट एप्लीकेबल इन, so these criteria are not applicable when we are doing for taking exit from innovator growth platform। clear? अब migration to main board क्या है, now this is another step which talks about migration। कि अगर एक SME कंपनी है, now that is something where we have studied migration, कि SME कंपनी जो है वो SME बोर्ड से मेन बोर्ड पे माइग्रेट कर सकता है, मेन बोर्ड से SME बोर्ड पे। सेम लाइंस पे अगर एक कंपनी इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है तो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म से माइग्रेट कर सकता है मेन बोर्ड पे। यहाँ पे क्या लिखा है, एन एंटिटी अप्लाइंग टू माइग्रेट टू द मेन बोर्ड एंड नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन लेड ऑन इन 292 सबसेक्शन। तो यहाँ पे अगर 292 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, that must have 50% of his capital held by QIB। जो अर्लियर लिमिट 75% था उसको रिड्यूस कर दिया 50%, तो 50% कैपिटल QIB के पास होना चाहिए।
as on the date of application for migration under the regular category. So this is actually one statement जिसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि अगर एक एंटिटी माइग्रेट करना चाहता है जो 292 के कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसका मिनिमम 50% कैपिटल QIB के पास होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन. सो दीज आर द 3 मेन अमेंडमेंट with respect to ICDR. Clear? अब देखिए, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स LODR में क्या अमेंडमेंट है. नाउ ये थोड़ा सा क्रूशियल है. नाउ जो 2 मेजर अमेंडमेंट हैं वो बेसिकली एक LODR के क्लॉजेस हैं, दैट इज़ क्रूशल. सेकेंड थिंग इज पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के ऊपर शॉर्ट नोट्स. दो वी हैव कवर्ड द ICDR 3 मेजर अमेंडमेंट ऑल्सो. अब यहाँ पे क्या लिखा है नाउ, अब इसमें दिस इज द मोस्ट क्रूशल पार्ट, बस यही काम का है. नाउ इट सेज दैट सेबी ने LODR के सर्टेन प्रोविजंस को अमेंड कर दिया है और वो अमेंडेड प्रोविजंस क्या हैं, दैट्स समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. अब देखो, अब ये रेगुलेशन 7.3 क्या बोलता है. नाउ रेगुलेशन 7.3 says that listed compliance certificate now have to be submitted. So it says that with effect from the recent amendment, the listed company shall submit a compliance certificate to the exchange duly signed by both the compliance officer of the listed entity and the authorized representative of share transfer agent within 30 days from the end of financial year. Now पहले ये हाफ ईयरली कंप्लायंस था, उसको अब एनुअल कंप्लायंस में कन्वर्ट कर दिया है. so यहाँ पे अर्लियर दिस वाज हाफ ईयरली कंप्लायंस. So earlier this was half yearly compliance. Now it has been made to annual compliance. Clear? So यहाँ पे listed company को annual basis पे कंप्लायंस सर्टिफिकेट साइन करना पड़ेगा, इशूड बाय साइंड बाय कंप्लायंस ऑफिसर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट. क्लियर? विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. अब देखो ना, यहाँ पे अनदर थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की जो एप्लीकेबिलिटी है उसको बढ़ा दिया गया है. पहले ये 500 लिस्टेड कंपनीज के ऊपर होता था, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको बढ़ा के 1000 लिस्टेड एंटिटीज कर दिया गया है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज. अर्लियर इट वाज टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन. नाउ फर्दर क्या लिखा है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन. अब कॉम्पोजिशन में क्या बोला है, it says that the risk management committee shall have minimum 3 members which majority of them being the member of board of director. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ ना, बाकी जितनी भी कमिटीज होती हैं अंडर LODR, whether it is being audit committee, stakeholder relationship committee, nomination and remuneration committee, ये सब committees basically these committees are the committee of the director. लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है ये एक ऐसी कमेटी है जो बेसिकली जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स होना चाहिए. इसका मतलब माइनॉरिटी कुछ ऐसे हो सकते हैं ना सीनियर मैनेजमेंट टीम के पार्ट जो डायरेक्टर्स नहीं है बट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. आई क्या लिखा है, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट शेयर एटलीस्ट 2/3 of risk management committee shall comprise of independent director. अब देखो नॉर्मल कंडीशन में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन
अगर कंपनी ने सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर इशू किया है तो वहाँ पे what is being said that 2/3 should be comprising of independent director. अब यहाँ पे कितनी मीटिंग की जाएगी? Now at least twice in a year and not more than 180 days shall lapse between two consecutive meeting. मतलब साल में कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए एंड मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 180 डेज का. Now what is a quorum? Now quorum says 2 member or 1/3 of the committee whichever is higher including at least 1 member of the board of director in attendance. इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? That 1/3 or 2 whichever is higher. Now यहाँ पे see if you see the composition it says that minimum 3 members होने चाहिए जिसमें से majority board होना चाहिए. तो मतलब अगर 3 हैं तो 2 बोर्ड मेंबर होना चाहिए, एक सीनियर मैनेजमेंट हो सकता है. अगर 5 हैं तो 3 बोर्ड होने चाहिए, बाकी 2 सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है. कोरम में क्या लिखा है कि 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, जिसमें कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 1 member of the board is in 1 member should be the part of the board member. Now roles and responsibility. Now roles and responsibility of risk management committee. Now ये दिया हुआ है which include performance of function part D of schedule second में. अब इसमें जो मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो बेसिकली है कोरम, नंबर ऑफ मेंबर, एप्लीकेबिलिटी एंड कॉम्पोजिशन. ये इम्पॉर्टेंट है. अब देखो अनदर अमेंडमेंट विच हैज़ बीन मेड अंडर LODR इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडियरी ऑफ लिस्टेड कंपनी. तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट सेज दैट अ लिस्टेड कंपनी shall not dispose the shares of its material subsidiary resulting in reduction of its shareholding to less than or equal to 50% without passing special resolution in general meeting. मतलब अगर कोई material subsidiary कंपनी है, सिर्फ दे दो material subsidiary कंपनी, तो listed company now what listed company will not do, तो listed company shall not dispose the shares. तो उसकी जो भी मटेरियल सब्सिडी कंपनी है उसके शेयर्स को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग. नाउ जिससे कि लिस्टेड कंपनी की शेयर होल्डिंग अगर कम हो जाती है, किससे कम हो जाता है? टू लेस देन और इक्वल टू 50%. अच्छा पहले क्या था? नाउ अर्लियर इट वाज ओनली लेस देन 50%. कि अगर आपने मटेरियल सब्सिडी कंपनी के शेयर्स को डिस्पोज ऑफ किया जिसकी वजह से लिस्टेड कंपनी की होल्डिंग मटेरियल सब्सिडी कंपनी में 50% से कम हो गया तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. लेकिन सब्सिडरी कब बनता है? व्हेन योर होल्डिंग इज नॉट इक्वल टू 50%, व्हेन योर होल्डिंग इज मोर देन 50%. तो यहाँ पे अगर आपकी होल्डिंग 50 पे भी आ जाता है तो भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या लिखा है? दैट अ लिस्टेड कंपनी शैल नॉट डिस्पोज ऑफ द शेयर्स in its material subsidiary resulting in reduction of shareholding to less than or equal to 50% without passing special resolution in general meeting. अब देखिए now another part जहाँ पे मेजर क्रूशियल पार्ट है वो है secretarial audit and secretarial compliance report. Now what is being said that every listed entity and its material unlisted subsidiaries incorporated in India shall undertake secretarial audit. तो वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे? एक secretarial audit करेंगे and annex a secretarial audit report given by company secretary in practice in such form with annual report of the listed entity. Further, तो secretarial audit के अलावा और क्या compliance बढ़ा दिए? Now every listed entity shall submit a secretarial compliance report in such form to the stock exchange within 60 days from the end of financial year. मतलब secretarial audit के साथ there is something called secretarial compliance report होगा जो stock exchange को सबमिट करना पड़ेगा within 60 days from the end of each financial year. ये सारी रिक्वायरमेंट क्यों क्रिएट किया जाता है? जिससे कि आप ये एक एश्योरेंस दे सकें कि लिस्टेड कंपनी में कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं हो रहा है. एंड दैट इज़ वेयर
कंपनीज को, जितने भी लिस्टेड कंपनी हैं, दे हैव टू बी मोर ट्रांसपेरेंट, मोर लीगली कंप्लाइड। अब देखो, अब यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट में ना क्या चेंज किया है। पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रिपोर्ट इशू होती थी, दैट हैव टू बी फाइल्ड विद इन 15 डेज, उस पीरियड को अब सेम लाइंस पे किया गया, बिकॉज शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, जो भी सबमिशन होता है क्वार्टरली सबमिशन, वो हमेशा 21 डेज में होता है, सिर्फ ये 15 डेज में होता है, तो इसको भी 21 डेज कर दिया गया। तो क्या लिखा है, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, नाउ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट टू बी फाइल्ड विद इन 21 days from the end of each quarter. Now earlier it was filed within 15 days in order to be uniformity with the submission of shareholding pattern and investor grievances report. तो इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सब सबमिट होता है विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को भी 21 डेज कर दिया गया है। तो यहाँ पे in order to be uniform with the investor grievance report and shareholding pattern. Up now, what is being said, that statement of deviation or variation. अब ये क्या है, अगर एक कंपनी ने फंड रेजिंग किया है एंड फंड रेजिंग में इफ दे एंड द फंड हैज बीन यूज्ड थ्रू पब्लिक इशू और राइट इशू, एंड यहाँ पे जिस पर्पस के लिए फंड को लिया गया है, if the fund being utilized for any other purpose, it is called deviation. और ये deviation अगर आपको होता है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बट अब इस रिपोर्टिंग को स्पेसिफिक बना दिया गया है। What is being said that where a listed company has appointed a monitoring agency to monitor the utilization of proceeds of public issue or right issue, अगर एक कंपनी ने, लिस्टेड कंपनी ने मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट किया है, मॉनिटरिंग एजेंसी अगर हम लोग ICDR पढ़ते हैं तो कब अपॉइंट करना पड़ता है, जब आपका इशू साइज 100 CR क्रॉस करता है, तो वहाँ पे आपको एक मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करना पड़ता है जो ये मॉनिटर करता है कि पैसा किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। नाउ देयर इज अ सेपरेट मॉनिटरिंग एजेंसी रिक्वायरमेंट अंडर ICDR। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, दैट वेयर अ लिस्टेड कंपनी हैज अपॉइंटेड अ मॉनिटरिंग एजेंसी टू मॉनिटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ अ पब्लिक इशू और राइट इशू, the listed entity shall submit to the stock exchange any comment or report received from the monitoring agency. आपको स्टॉक एक्सचेंज सबमिट करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, विद इन 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो आपको क्वार्टरली आपको ये सबमिट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, जो कमेंट मॉनिटरिंग एजेंसी ने इशू किया है, दैट हैव टू बी सबमिटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। आप देखिए फर्दर क्या दिया है, नाउ इट टॉक्स अबाउट एनुअल रिपोर्ट। नाउ व्हाट हैज बीन स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू एनुअल रिपोर्ट, दैट जो पहले बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 21-22, एंड इसके बाद जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, व्हाट दे हैव टू सबमिट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मतलब, सी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी विजिलेंट टूवर्ड्स एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑल्सो। नाउ इट हैज़ ऑलवेज बीन प्रमोटेड नॉट ओनली एट इंडिया लेवल बट एट ग्लोबल लेवल, कि जो भी ग्रोथ होनी चाहिए वो सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए। जब हम लोग सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं तो वी बेसिकली टॉक्स अबाउट सच ग्रोथ जहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब इट इज सच ग्रोथ जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द प्लैनेट और एंड एज वेल एज ऑफ द पीपल। मतलब ओनली फोकस शुड नॉट बी देयर ऑन द प्रॉफिट मेकिंग, इट शुड बी टूवर्ड्स द इकोनॉमी, इट शुड बी टूवर्ड्स द एनवायरमेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट shall be discontinued after financial year 21-22 and thereafter with effect from financial year 22-23. The top 1000 listed entities based on market capitalization shall submit a business responsibility and sustainability report describing quantitative and standardized disclosure on ESG parameters. Now what is being said, that आपको यहाँ पे क्या सबमिट करना पड़ेगा, now that is something
have to be submit on ESG parameter to enable comparability across companies and sectors and times, which shall be forming part of the annual report. Now what is being said, now it says that, now what is being said that ये जो ESG लिखा है ना, इसका मतलब होता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. So the focus is towards promoting environmental aspect, social aspect and promoting good governance. तो जितने भी कंपनीज अब उनको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट नहीं करना है, व्हाट दे हैव टू सबमिट इज ESG पैरामीटर्स के बेसिस पे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हैव टू बी सबमिटेड. अब देखो, नाउ व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड, द नेक्स्ट पार्ट इज, तो इसमें ये दो वर्ड मेन है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट डिसकंटिन्यूड. क्या आप सबमिट करना है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. फर्दर what is being said that transfer, now transfer or transmission or transposition of securities, now these are three different terms. Now what is being said, that certificate from a practicing company secretary within 30 days from the end of financial year certifying that all the certificate have been issued within 30 days of the date of lodgement for transfer, subdivision, cancellation, renewal, exchange or endorsement. Now what is being said, now ये जो time period है, now this is something earlier this requirement was half yearly compliance था, इसको क्या बना दिया गया है, annual compliance. तो यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिसिंग CS से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. अच्छा, इसके ये पहले हाफ ईयरली था, उसको एनुअल क्यों कर दिया गया? क्योंकि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज which is there in physical form has reduced, because after LODR being amended and the Depositories Act, whereby it has been said that अगर listed company की securities अगर physical form में होगा तो वो non tradable हो जाएगा, and that is where all the investor will prefer to keep the securities in electronic form. तो ये जो compliance के requirement है, ये half yearly की अब उतना पर्पस जरूरत नहीं है, and that is where इसको एक annual compliance के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है. तो सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिसमें आप ये कंफर्म करोगे कि 30 डेज के अंदर सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था. नाउ 30 डेज के अंदर सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था फ्रॉम द डेट ऑफ लॉन्चमेंट ऑफ रिक्वेस्ट. ना यहाँ पे अर्लियर, now it is now annual compliance, earlier it was half yearly compliance. Clear? Then what is being said, that dividend distribution policy, अब ये क्या है? Now it is basically being said कि जितने भी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन shall formulate a dividend distribution policy which shall be disclosed on the website of listed entity and web link shall also be provided in the annual report. मतलब what they have to do, they have to frame a dividend distribution policy कि listed company dividend distribution policy कैसे कैलकुलेट करेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, व्हाट आर द बेसिस एंड द मैनर. और ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, इसको लिस्टेड कंपनी के वेबसाइट पे प्लेस किया जाएगा, प्लस वेब लिंक एनुअल रिपोर्ट में भी दिया जाएगा. नाउ अब देखो, यहाँ पे जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है, बाकी लिस्टेड कंपनीज के लिए ऑप्शनल है. तो क्या लिखा है, द लिस्टेड एंटिटीज़
other than those specified above may disclose the dividend distribution policy on voluntary basis on their website and also provide a web link in their annual report. Clear? अब देखो, what is further being said that voting result, अब ये क्या है ना, वोटिंग रिजल्ट के लिए क्या बोला गया है कि पहले क्या था कि जब भी आपका कोई भी वोटिंग होगा तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ता था वोटिंग रिजल्ट विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग. अब कई बार क्या होता है कि 48 आवर्स इज़ नॉट अ वर्किंग आवर्स, तो यहाँ पे इस 48 आवर्स के रिक्वायरमेंट को चेंज किया गया और इसको 2 वर्किंग डेज में कन्वर्ट किया गया. क्या लिखा है? द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 2 वर्किंग डेज of the conclusion of its general meeting the details regarding the voting result. Now earlier this time period was 48 hours which has been now been changed to 2 working days. अब यहाँ पे वेबसाइट कंप्लायंस, अब ये क्या है? देखो, हर एक लिस्टेड कंपनी को वेबसाइट मेंटेन करना मैंडेटरी है एज पर LODR रिक्वायरमेंट. LODR ये भी बोलता है कि वेबसाइट पे सेपरेट कॉलम होना चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टर्स उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एनुअल रिपोर्ट है, उन सबको देख सके, डाउनलोड कर सके, एंड दैट इज़ वेयर दिस डिटेल हैव टू बी प्रोवाइडेड. अभी जो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट पहले से था उसमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट को ऐड किया गया. अब क्या किया गया देखिए, in addition to the existing website compliance the following new disclosure has been prescribed. मतलब जो additional website में जो disclosure देना है वो तो देना ही है, और क्या देना है? First, audio or visual recording and transcript of post earning quarterly calls by whatever name call conducted physically or through digital means simultaneously with submission to the recognized stock exchange in the following manner. तो जो भी audio और visual recording है, जो भी ट्रांसक्रिप्ट है, नाउ जो भी कंपनी ने किया था फिजिकल तरीके से या डिजिटल मैनर में ना, उसको स्टॉक एक्सचेंज सबमिट करना होता है. उसके साथ ही इट ऑल्सो नीड टू प्लेस ऑन द वेबसाइट. कैसे प्रेजेंट करेंगे? द प्रेजेंटेशन द ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग शैल बी प्रॉम्प्टली मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एंड इन एनी केस बिफोर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे और विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ सच कॉल विच एवर इज अर्लियर. तो जो भी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है वेयर बाय द जो क्वार्टरली या पोस्ट अर्निंग या क्वार्टरली कॉल्स हैं, नो दैट इज समथिंग, का जो भी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है दैट हैव टू बी प्रोवाइडेड. नाउ इसको कब प्रोवाइड किया जाएगा? बिफोर द नेक्स्ट ट्रेडिंग आवर्स. तो ट्रेडिंग आवर्स, सी अंडरस्टैंड, अगर आपने कोई भी ऐसा कॉल किया विच इज़ पर्टेनिंग टू द, आप एनालिस्ट से बात करते हो, एनालिस्ट को प्रेजेंटेशन देते हो, so that have to be disclosed, the transcript of the same need to be disclosed so that there should not be any market abuse. So what is being said that वो जो भी transcript है, जो भी audio and visual recording है, that also have to be submitted as an evidence कि जो information disclose किया गया है वो exactly the same है जो actual presentation हुआ था. Now ये कब तक करना है? Before the next trading day or 24 hours from the conclusion of the call, whichever is earlier. Now the transcript of such calls shall be made available on the website within 5 working days from the conclusion of the call. Now what is being said? Now ये जो पूरी की पूरी requirement है ये mandatory कब से हो जाएगी? Now for 1st April 2022 से this will become mandatory. 1st April 21 से दिस इज बीइंग ऑप्शनल, एंड ये पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट वेबसाइट पे आपको प्लेस करना पड़ेगा. सो द रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्ट शैल बी वॉलंटरी विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 21 and mandatory with effect from April 1, 22. Now secretarial compliance report. Now this is further have to be disclosed on the website. So secretarial compliance report, then disclosure of the policy for determination of materiality of event और information, ये क्या है? Now this is something that वो कौन सी information है PIT रेगुलेशन के हिसाब से, वो कौन सी रेगुलेशन है जो मैंडेटरीली आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा.
which is material information, and every information which is considered to be material that have to be disclosed within 24 hours. तो LODR में अगर कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उसको कब तक डिस्क्लोज करना होता है? विदिन 24 आवर्स. तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये एक लिस्टेड कंपनी को एक पॉलिसी बनाना पड़ता है हाउ टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इंफॉर्मेशन अमाउंट्स टू मटेरियल. तो वो पॉलिसी भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा. देन disclosure of contact detail of KMP who are authorized for the purpose of determining materiality of event or information and for the purpose of making disclosure to the stock exchange. मतलब बेसिकली ऐसे पर्सन का डिटेल देना पड़ेगा जो ये पॉलिसी बनाएगा दैट व्हाट अमाउंट्स टू मटेरियल इवेंट एंड who is responsible to make the disclosure. Now disclosure under subsection 8 of section 30 of this regulation, statement of deviation, dividend distribution policy. Now what is being said, annual report as provided, annual return as per under section 92. So these are the additional information that has to be provided. अब इसमें जितना हाईलाइट किया है अगर आपने वो भी पढ़ लिया तो भी मोर देन सफिशिएंट है. क्लियर. अब व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज द ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग with respect to the financials. Now अब देखिए, so this much part is crucial that have to be studied. अब LODR में जो लास्ट चेंज है, now that is advertisement newspaper. now अब फाइनेंशियल, अब आपको न्यूज़पेपर में क्या नहीं पब्लिश करना पड़ेगा. सो नाउ द लिस्टेड एंटिटी will not require to publish the following: notice of meeting of the board of directors where financial results shall be discussed and statement of deviation or variation. Now ये अब आपको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर. ना आपको स्टॉक एक्सचेंज को आपने दे दिया, स्टॉक एक्सचेंज अपने पोर्टल पे उसको प्लेस कर देगा, दैट्स मोर देन सफिशिएंट. अलग से न्यूज़पेपर में डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट अंडर सेबी. तो सेबी में आपके जो दो मेन अमेंडमेंट हैं वो एक ये LODR है और एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल था. दो वी हैव कवर्ड ICDR के भी 3 पॉइंट्स which is reasonably important. Now अब यहाँ पे what is being said that business responsibility and sustainability reporting. Now we have already covered this thing that listed company को अब business responsibility report submit नहीं करना है. What they have to submit is business responsibility and sustainability report. तो यहाँ पे क्या लिखा है that SEBI came out with disclosure requirement under business responsibility and sustainability reporting covering ESG, environmental, social and governance parameters. Now what is being said that SEBI has introduced new reporting requirement on ESG parameters called business responsibility and sustainability reporting. Now this is accompanied with a guidance note to enable the company to interpret the scope of disclosure. Now the business responsibility and sustainability reporting seek disclosure from listed entities on their performance against the 9 principles of the national guidelines on responsible business conduct, and reporting under each principle is divided into essential and leadership indicator. मतलब यहाँ पे जो ये रिपोर्टिंग है, इस रिपोर्टिंग को थोड़ा सा एग्जॉस्टिव कर दिया गया है जिसमें आप हर एक पैरामीटर्स में यू हैव टू मेक अ डिस्क्लोजर. तो व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट डिस्क्लोजर नीड टू बी गिवन अगेंस्ट 9 principles. The essential indicators are required to be reported on mandatory basis, while the reporting of leadership indicator is on voluntary basis. Listed entity shall endeavors to report on leadership indicator also. Now, what is being said that business responsibility and sustainability reporting
is intended towards having qualitative and standardized disclosure on ESG parameters to enable comparability across companies, sectors and time. अब होता क्या है कि different companies operating in different sector, because they are operating in different sector, the comparability is very difficult. So यहाँ पे एक ऐसे standardized procedure create किया गया जो हर companies के लिए applicable होगा. Now such disclosure will be helpful for investor to make better investment decision. Now business responsibility and sustainability reporting shall also enable companies to engage more meaningfully with their stakeholder by encouraging them to look beyond financials and towards environmental and social impact. इसका मतलब what is important, that the focus of the company should not be only on the profit aspect. As I said, that the focus should be on the focus should be on the society and environmental aspect also. अब देखो, जिससे कि आप एक स्टेबल ग्रोथ एंड यूनिफॉर्म ग्रोथ अचीव कर सकें. नाउ what is being said, that in principles को certain leadership parameters में डिवाइड किया गया है, जिससे कि एक कंपैरिजन क्रिएट किया सके of all the companies operating in different parameter, different sectors. अब now ये जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, क्या ये हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? आंसर इज नो. So the filing of business responsibility and sustainability reporting shall be mandatory for top 1000 listed companies by market capitalization with effect from financial year 22-23 and shall replace the existing business responsibility reporting. Now for the financial year 21-22 this is voluntary. Now मतलब ये मैंडेटरी कब से हो जाएगा? टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 22-23. नाउ व्हाट इज, बस ये दो है. अब इसमें यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट है. नाउ दैट इज समथिंग इज नॉट क्रूशियल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो व्हाट इज क्रूशियल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू is the amendment in LODR regulation and the introduction of business responsibility and sustainability reporting. So this business responsibility and sustainability report, now this is crucial. Now आपके इंस्टीट्यूट ने कई ऐसे अमेंडमेंट दिए हैं which is not relevant. मतलब from knowledge point of view good, but from exam point of view it is not required, because some are the topics which is they have given is not forming part of your portion also. So यहाँ पे जितने टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं सिर्फ उतना भी आपने पढ़ा है तो भी मोर देन सफिशिएंट है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्मेट में चेंज हुआ है, बट इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर्मेट, दैट ड्राफ्ट फॉर्मेट. अब यहाँ पे देखो, अब टेक ओवर में क्या चेंज हुआ है. नॉट टेक ओवर में आपको सिर्फ एक चीज़ पढ़ना है. नॉट टेक ओवर में हम लोग ने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है अपने, जिसमें रेगुलेशन 3(1) में अगर आप एक लिस्टेड कंपनी का 25% वोटिंग राइट एक्वायर करते हो तो आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ता है. फिर व्हाट इज बीइंग सेड दैट अगर आप क्रीपिंग एक्वेशन में अगर आपने 5% से ऊपर एक्वायर किया है अंडर रेगुलेशन 3(2) तो आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म की बात में करते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज चेंज हो जाता है. अब बस इतना आपको रिवाइज परसेंटेज याद रखना है. तो यहाँ पे क्या लिखा है दैट दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ सेबी SAST अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021. अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट नाउ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अब हम लोग क्या बोलते हैं? इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म. Now
व्हाट इज बीइंग सेड फर्दर, सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड अमेंडमेंट, disclosure of voting pattern of committee of independent director. So it says that committee of independent director formed by target company to not only provide and publish the reasoned recommendation on the open offer but also disclose the voting pattern of the meeting in which the proposal was discussed. मतलब what is specified कि टारगेट कंपनी में इफ वी रीड टेक ओवर रेगुलेशन, उसमें क्या दिया हुआ है कि टारगेट कंपनी में आप एक टारगेट कंपनी जब उसको पब्लिक अनाउंसमेंट मिलता है तो वो एक कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्रिएट करता है, एंड देन दैट कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड देयर रीजन्ड रिकमेंडेशन टू द शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी. तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर now not only they are required to provide the reasoned recommendation on open offer but also disclose the voting pattern. तो जिस मीटिंग में वो रीजन रिकमेंडेशन रखा गया था उसमें क्या वोटिंग पैटर्न था मीटिंग का इन विच द प्रपोजल वॉज डिस्कस, ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सो दैट द टारगेट कंपनी शेयर होल्डर शुड नो दैट हाउ मेनी वर in favor of the reasoned recommendation, how many were in against of reasoned recommendation. Complete clarity should be there with the target company shareholder. Up, the very important thing is the limit. Now वो entity जो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है उसके लिए टेक ओवर की लिमिट थोड़ी सी अलग है. क्या लिखा है, now limit of acquiring shares of voting right requiring पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर एनहेंस टू 49%. मतलब अगर कोई कंपनी इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है तो उसके ऊपर 25% नहीं है, उसके ऊपर कितना है 49%. तो यहाँ पे 25% वोटिंग राइट नहीं है, वहाँ पे कितना हो जाएगा 49% वोटिंग राइट. नाउ फर्दर तो यहाँ पे फॉर 25% वोटिंग राइट के बदले it is 49% voting right in innovator growth platform. Clear? That is one thing. अब अगर आप एक वॉलेंट्री ओपन ऑफर कर रहे हो रेगुलेशन 6 में, तो यहाँ पे तो रेगुलेशन 3 is mandatory open offer, regulation 6 is voluntary open offer. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट अगर आप एक लिमिट ऑफ होल्डिंग शेयर्स और वोटिंग राइट रिक्वायरिंग वॉलेंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर एनहेंस टू 49%. तो रेगुलेशन 6 में क्या है कि अगर आपके पास 25% स्टेक है, ऑलरेडी यू आर होल्डिंग 25% स्टेक, then you can make a voluntary open offer of another 10% का, मिनिमम 10% का. वो जो 25% है स्टेक शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट उसको कितना बना दिया गया है 49%. तो यहाँ पे 25% stake for voluntary open offer is now increased to 49%. Clear? Now what is being said further that अगर हम लोग डिस्क्लोजर की बात करते हैं, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्क्लोजर पार्ट, तो डिस्क्लोजर में क्या बोला है, रेगुलेशन 29 में क्या बोला गया है कि अगर एक पर्सन अगर शेयर्स या वोटिंग एक्वायर करता है 5% और मोर इन टारगेट कंपनी तो डिस्क्लोजर देना पड़ता है नॉर्मल कंडीशन में. लेकिन अगर कोई एंटिटी इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है तो वहाँ पे 5% पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, 10% पे आएगा. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ वोटिंग राइट बाय एक्वायरर विल बी ट्रिगर ऑन होल्डिंग ऑफ 10% और मोर शेयर्स. तो यहाँ पे जो 5% था, 5% शेयर्स और वोटिंग राइट, वो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे कितना हो जाता है 10%. इसके अलावा अगर हम लोग रेगुलेशन 29(2) देखते हैं तो 29(2) क्या बोलता था कि अगर आपके पास पहले से ही 5% और मोर होल्डिंग है
अगर आपने और शेयर्स एक्वायर किए या डिस्पोज किया एंड ये जो चेंज है इट इज़ मोर देन 2% ऑफ लास्ट डिस्क्लोजर मेड, तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ये जो मोर देन 2% था उसको इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे मोर देन 5% हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजिंग change in shareholding voting right of acquirer will be triggered only if the change exceed 5%। तो यहाँ पे change more than 2% जो था, more than 2% is more than 5% in innovator growth platform। Clear? So these changes are basically applicable when the company being listed on innovator growth platform। तो यहाँ पे changes apply upon company listed on innovator growth platform। Clear? तो ये है चेंज पर्टेनिंग टू इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे। बेसिकली किस पे अप्लाई होगा, उन कंपनीज पे जो लिस्टेड हैं इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे। क्लियर? सो दिस इज द चेंज व्हाट इज देयर अंडर टेक ओवर। अब नाउ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड PIT रेगुलेशन। Now PIT में there is no major change, मतलब यहाँ पे from exam point of view no relevant change, though they have given 2 changes but not very relevant from the exam point of view। Clear? Same way in mutual fund regulation, दो अगर मैं change के point से बताऊँ तो SEBI mutual fund regulation में change किया गया है, but because SEBI mutual fund regulation कंप्लीट रेगुलेशन इज नॉट देयर इन द न्यू पोर्शन, तो आपको ये चेंज को भी अलग से मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट म्यूचुअल फंड में व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट नाउ अब यहाँ पे जो सर्कुलर और रिपोर्टिंग फॉर्मेट है नाउ बाय म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे बाय मंथली एंड क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर दिया है। नाउ तो म्यूचुअल फंड अगेन नाउ म्यूचुअल फंड के लिए देयर इज नो मेजर चेंज। दो अगर आप नॉलेज के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो एक ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, तो बताते तो आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम मत डालिएगा। Now SEBI came out with a fresh guidelines on reporting format of mutual fund. The format for report, what has been said, now the format for the report to be submitted by asset management company to trustee, by AMC to SEBI, and by trustee to SEBI have been reviewed and revised on the basis of consultation from industry। मतलब यहाँ पे जो AMC SEBI को सबमिट करता है, AMC ट्रस्टी को सबमिट करता है और ट्रस्टी SEBI को सबमिट करता है, नाउ दैट रिपोर्टिंग हैज़ बीन मॉडिफाइड। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे रिपोर्टिंग बाय AMC टू ट्रस्टी, सी AMC की रिपोर्टिंग किसको होती है, ट्रस्टी को। तो यहाँ पे AMC ट्रस्टी को क्या सबमिशन करेगा, bi-monthly compliance certificate। So the compliance of certificate to be submitted by AMC trustee on bi-monthly basis shall be discontinued। तो ये जो प्रोसेस है ये डिसकंटिन्यू हो गया है। सेकेंड, half yearly compliance। So the compliance certificate to be submitted by AMC to trustee on half yearly basis shall be discontinued। तो ये जो compliances थे जो पहले बेसिकली रिक्वायरमेंट था, now bi-monthly compliance certificate discontinued, half yearly compliance certificate discontinued।
नाउ अब इन दोनों को क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। तो क्या लिखा है, द कंटेंट ऑफ बोथ bi-monthly compliance certificate and half-yearly compliance certificate shall be incorporated in the compliance report by AMC to trustee। तो जो क्वार्टरली कंप्लीशन सबमिशन होता है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। अब देखो ना, क्वार्टरली रिपोर्ट बाय AMC टू ट्रस्टी। अब AMC जो ट्रस्टी जो सबमिशन कर रहा है क्वार्टरली रिपोर्ट, सो द AMC शैल सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट to trustee on its activity and compliance with mutual fund regulation and various circular issued thereunder. The prescribed format is annexed to the circular. The same shall be submitted by AMC to trustee by 21st calendar day of succeeding month for the quarter ending March June, मतलब क्वार्टर खत्म होने के 21 दिन के अंदर you have to submit the same। clear? अब this much is required। अब यहाँ पे AMC सेबी को जो सबमिशन करता है उसमें क्या चेंज किया गया है, तो इट सेज दैट compliance test report by AMC to SEBI, so to synchronize the frequency of submission of compliance test report and quarterly report, SEBI modified guidelines to the extent that instead of exceptional reporting, complete compliance test report shall be submitted by AMC to SEBI on quarterly basis by 21st day of the succeeding month of the period ending on March, June, September, December। तो यहाँ पे कंप्लीट आप कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो, दूसरा आप क्वार्टरली सबमिट कर रहे हो, तो इन दोनों को चेंज करके एक ही बना दिया गया। अनलेस कुछ एक्सेप्शनल इवेंट होगा तो अलग बात है, अदरवाइज क्वार्टरली ही कंप्लायंस कर दिया गया। सो आपको कंप्लीट रिपोर्टिंग देना पड़ेगा विद इन 21 days फ्रॉम द क्वार्टर एंड। क्लियर? Further, now reporting by trustee to SEBI, तो half yearly trustee report by trustee to SEBI, now it says that half yearly trustee report containing the broad coverage of report of trustee to SEBI has been revised and prescribed in the circular. Now trustee shall submit corrective steps taken with respect to non-compliance reported in half yearly trustee report. Now trustee shall continue to submit for the half year which is ending September and March within 2 months from the end of half year। मतलब यहाँ पे उसके कवरेज को बढ़ाया गया है, कंप्लायंस का टाइम पीरियड सेम रखा गया है। अब अगर आप अपना मॉड्यूल देखते हैं CS एग्जीक्यूटिव का, तो उसमें ये सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन नहीं कवर किया गया है। सो यहाँ पे इस पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। Clear? Now what is being said, now यहाँ पे what is further being said that timelines for updation of SID and sign, SID and KIM, तो यहाँ पे scheme information document and key information memorandum। now यहाँ पे what is being said that these parts of offer document of mutual fund, now that have to be updated। तो इसमें क्या बोला गया है, it says that SEBI while its circular dated has prescribed the procedure for updation of SID and KIM of mutual fund। in this regards based on the feedback received, SEBI has modified para 11। अब यहाँ पे क्या लिखा है, for the open-ended and interval scheme the SID shall be updated within next 6 months from the end of first half or second half of financial year in which the scheme was launched। now मतलब next 6 months में जिसमें लॉन्च हुआ है उसके बाद जो 6 months है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, मतलब हाफ ईयरली कंप्लायंस हो गया ये, तो हाफ ईयर ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट 6 months में इसको अपडेट किया जाएगा बेस्ड ऑन द रेलेवेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस मंथ। Subsequently, sheets shall be updated within 1 month from the end of half year based on the relevant data and information at the end of September and March respectively। अब तो क्या लिखा है, तो यहाँ पे what is required,
that this is something that have to be done on half yearly basis. तो हाफ ईयरली बेसिस पे इसको अपडेट किया जाएगा कितने दिन के अंदर, इन द नेक्स्ट 1 मंथ. नेक्स्ट क्या लिखा है, किम shall be updated for at least once in half year within 1 month from the end of respective half year based on the relevant data at the end of March and September and shall be filed with SEBI through electronic mode only. मतलब किम को भी हाफ ईयरली बेसिस पे अपडेट किया जाएगा और सेबी को सबमिट किया जाएगा. क्लियर? नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, नाउ यहाँ पे with respect to the disclosure of the risk pertaining to a scheme, तो उसको और ज़्यादा डिस्क्लोजर को प्रमोट किया जाए जिससे कि इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके. सेबी ने क्या बोला, दैट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन of mutual fund advisory committee and to enable the quality of disclosure with respect to risk and performance and portfolio of scheme without creating information overload on investor. मतलब इन्वेस्टर को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के इन्वेस्टर को कंफ्यूज ना किया जाए. सेबी ने डिस्क्लोजर नॉर्म्स को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज किया. सो इट सेज दैट सेबी Now SEBI decided that the following disclosure shall be made to the investor only for the scheme in which the unit holder invested as on the date on which the disclosure is stipulated. मतलब SEBI ने ये disclosure specify किया गया है which need to be given to the unit holder जिसमें उस investor ने invest किया है. Now mutual fund or AMC shall also disclose risk or meter of scheme and benchmark while disclosing the performance of the scheme vis-a-vis benchmark. मतलब आपको परफॉर्मेंस एंड रिस्क दोनों डिस्क्लोज करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड स्कीम का इन कंपैरिजन टू द बेंचमार्क. फर्दर म्यूचुअल फंड और एएमसी shall send the details of the scheme portfolio while communicating the fortnightly, monthly and half yearly statement of the scheme portfolio. अब देखो यहाँ पे what they are required, तो यहाँ पे they have to send the scheme portfolio. Now that have to submitted fortnightly. communication कब किया जाएगा, fortnightly, monthly and half yearly statement में. So that is something the scheme portfolio have to be disclosed. Again not at all important. एक रीडिंग अगर आपके पास बहुत टाइम हो तो ही करना, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर? अब यहाँ पे so as I said that in case of mutual fund chapter there is no major amendment which is crucial from your exam point of view. अब देखो, अब यहाँ पे what is being said that अब इसमें ना एक पार्ट है which is called AIF Alternative Investment Fund Regulation, ये काम का है. अब यहाँ पे ना स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है AIF को, तो वहाँ पे AIF का स्टार्टअप का प्रोविजन दे हैव स्पेसिफाइड. क्या लिखा है, तो स्टार्टअप द फॉलोइंग न्यू डेफिनेशन बीइंग इंट्रोड्यूस. तो स्टार्टअप मीन्स अ प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ स्टार्टअप as specified by Department of Policy of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Now second, venture capital undertaking means domestic company which is not listed on recognized stock exchange at the time of making investment. अब यहाँ पे स्टार्टअप एंड VCF की डेफिनेशन दिया है ना, VCU की. अब यहाँ पे कैटेगरी 1 व्हाट इज बीइंग सेड कि कैटेगरी 1 स्टार्टअप में कौन इन्वेस्ट करेगा, तो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 AIF कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं. Category 1 and Category 2 AIF shall invest not more than 25% of the investable fund in an investee company directly or indirectly directly or through investment in the units of other AIF. Now अब देखो यहाँ पे Category 1 and Category 2 एक इन्वेस्टी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, 25% of the investable fund.
अब पहले रेगुलेशन सिर्फ इतना ही था, उसको अब बोला है कि डायरेक्टली या किसी और एआईएफ के थ्रू भी नहीं कर सकता। मतलब जो रिक्वायरमेंट लिमिट पहले 25% डायरेक्ट था, उसको थ्रू इन्वेस्टमेंट अदर एआईएफ के थ्रू भी नहीं कर सकता। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप एक इन्वेस्टेबल कंपनी में, इन्वेस्टी कंपनी में आप 25% इन्वेस्ट कर सकते हो। कैटेगरी 3 कितना इन्वेस्ट कर सकता है? नाउ इफ यू सी कैटेगरी 3, so how much category 3 can invest? Now अब कैटेगरी 3 कितना इन्वेस्ट कर सकता है? Now it says that category 3 AIF shall invest not more than 10% of the investable fund in an investing company directly or through investment in the units of other AIF। मतलब अगर आप पुराना सेबी रेगुलेशन देखते हैं, मतलब सेम रेगुलेशन, if you see before amendment it only says that category 3 maximum 10% इन्वेस्ट कर सकता है इन वन इन्वेस्टिंग कंपनी। अब उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू अदर एआईएफ से भी कवर कर लिया गया है। नाउ व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड? नाउ अब इसमें नेक्स्ट जो काम का है, अब देखिए, अब यहाँ पे it says that alternative investment fund shall not invest except with the approval of 75% of investor by value of their investment in AIF in associate company and or units of AIF. So units of AIF managed or sponsored by its manager, sponsor or associate। मतलब AIF अगर इन्वेस्ट करना चाहता है अपने एसोसिएट में या ऐसे AIF की यूनिट्स में जिसको मैनेज कर रहा है स्पॉन्सर और मैनेजर या तो उनके एसोसिएट, तो ऐसी जगह अगर AIF को इन्वेस्ट करना है तो 75% ऑफ इन्वेस्टर बाय वैल्यू का कंसेंट लेना पड़ेगा। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे what is being said that now category 1 AIF, now as we know that AIF 3 categories में divided होता है, तो category 1 AIF shall invest in investee company, venture capital undertaking, special purpose vehicle, LLP or units of other category 1 AIF of the same subcategory। मतलब category 1 AIF अदर कैटेगरी 1 AIF में इन्वेस्ट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट कैटेगरी 2 AIF shall invest in investee company or in the units of category 1 or other category 2 AIF as disclosed in the placement memorandum। मतलब कैटेगरी 2 AIF इन्वेस्टी कंपनी में या यूनिट्स ऑफ कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में इन्वेस्ट कर सकता है एज डिस्क्लोज इन द प्लेसमेंट मेमोरेंडम। सो व्हाट इज प्लेसमेंट मेमोरेंडम? प्लेसमेंट मेमोरेंडम बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट समथिंग विच इज एज इक्विवेलेंट टू ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसमें हर एक इंफॉर्मेशन दिया है विच इज क्रूशियल फॉर द इन्वेस्टर टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब क्या लिखा है? नाउ Now category 3 AIF may invest in securities of listed or unlisted investee company, derivative units of other AIF or complex or structured program। मतलब कैटेगरी 3 AIF को पूरा परमिशन देके रखा है कि वो जहाँ इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड में, स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट्स में, यूनिट्स ऑफ अदर AIF में, डेरिवेटिव में, सब जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस मच पार्ट इज क्रूशियल। अब यहाँ पे कैटेगरी 3 जो है वो डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर सकता है, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो कैटेगरी 3 AIF मे डील इन गुड्स रिसीव्ड इन डिलीवरी अगेंस्ट फिजिकल सेटलमेंट ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे बिकॉज दे कैन इन्वेस्ट इन कमोडिटी डेरिवेटिव, तो वहाँ पे दे मे डील इन गुड्स रिसीव्ड, जो कमोडिटी डेरिवेटिव में उनको गुड्स मिला है उसमें भी डील कर सकता है। नाउ अनदर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर,
कि AIF का जो इंटरनेशनल एक्सपोजर था, विच मीन्स दैट जो मैक्सिमम AIF इन्वेस्ट कर सकता है आउटसाइड इंडिया, उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा है, दैट इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द सेबी हैज़ रिवाइज द overseas investment limit for AIF and venture capital fund from 750 million USD to 1500 million USD। मतलब लिमिट को सीधा डबल कर दिया है सेबी ने इन कंसल्टेशन विद RBI। क्लियर? अब इस चैप्टर में अंडर सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सिर्फ एक ही चीज़ काम का है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो अंडर राइटर रेगुलेशन था ना उसको रिपील कर दिया है। मतलब अब देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर राइटर। तो अंडर राइटर रेगुलेशन रिपील हो गया, तो कौन अंडर राइटर के रूप में काम कर सकता है? सो इट कैन बी फंक्शन बाय मर्चेंट बैंकर, कैन फंक्शन अंडर राइटर ऑल्सो स्टॉक ब्रोकर कैन रजिस्टर देमसेल्फ एंड फंक्शन एज अंडर राइटर। तो बस ये दो काम का है आपके लिए। नाउ दिस इज समथिंग, सो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो दिस इज क्रूशियल दैट सेबी अंडर राइटर रिपील रेगुलेशन 2021। तो यहाँ पे सेबी वाइड गैजेट नोटिफिकेशन हैज़ मेड सेबी अंडर राइटर रिपील रेगुलेशन 2021 टू रिपील सेबी अंडर राइटर रेगुलेशन 1993। तो जो अंडर राइटर रेगुलेशन 1993 था उसको सेबी ने रिपील कर दिया। नाउ इसका मतलब देयर इज़ नो फर्दर अंडर राइटर रेगुलेशन। तो ये अंडर राइटर का रोल परफॉर्म कौन करेगा? दैट्स कम्स द रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर, एडिशनल रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर एज वेल एज ब्रोकर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट सेबी नाउ सेबी वाइड गैजेट नोटिफिकेशन हैज इशूड सेबी मर्चेंट बैंकर अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021। नाउ द अमेंडमेंट inter alia include cover the following thing. Now the following new definition: underwriter means a person who engage in the business of underwriting of an issue of securities। तो अंडरराइटर कौन है? वो पर्सन जो अंडरराइटिंग करता है सिक्योरिटीज़ का, इशू का। अंडरराइटिंग का मतलब मीन्स एन अरेंजमेंट टू सब्सक्राइब और प्रोक्योर सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर सेल रिमेनिंग अनसब्सक्राइब। तो अगर कोई सिक्योरिटी को ऑफर किया गया है जो अनसब्सक्राइब है, तो इट्स एन अरेंजमेंट जिससे अंडरराइटर उन सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है। अब फर्दर क्या लिखा है, यहाँ पे एक नए रेगुलेशन को इंक्लूड किया गया विच टॉक्स अबाउट कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या लिखा है, दैट वेयर द मर्चेंट बैंकर इज एक्टिंग एज एन अंडरराइटर इट शैल एंटर इनटू अ वैलिड एग्रीमेंट विद द बॉडी कॉर्पोरेट on whose behalf it is acting as underwriter and shall abide by the regulation made in the act or the activities in respect of activities carried on by it as underwriter। इसका मतलब अगर मर्चेंट बैंकर अंडरराइटर के रूप में अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको सेपरेट एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा एंड अंडरराइटर की जो एक्टिविटीज़ है उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज बीइंग सेड कि मर्चेंट बैंकर के ऊपर क्या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। सो एवरी मर्चेंट बैंकर एक्टिंग एज अंडरराइटर शैल ऑल्सो मेंटेन फॉलोइंग डिटेल्स। क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा? पहला, डिटेल्स ऑफ ऑल अग्रीमेंट एंटर विद बॉडी कॉर्पोरेट ऑन हुज बिहाफ इट इज एक्टिंग एज अंडरराइटर। तो अगर मर्चेंट बैंकर अंडरराइटर बनाए तो उसको इशूअर के साथ एक एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा जिसमें यह लिखा होगा कि मर्चेंट बैंकर इज एक्टिंग एज अंडरराइटर। Second, total amount of securities of each body corporate subscribed to in pursuant to agreement। तो अगर मर्चेंट बैंकर ने pursuant to acting as underwriter अगर कितनी सिक्योरिटीज़ को परचेज किया है, that have to be provided। Now statement of capital adequacy requirement and such other record as specified by SEBI from time to time। इसके अलावा what is being said that merchant banker को separate agreement enter करना पड़ेगा with client if they are functioning not only as a merchant banker but also as underwriter। तो यहाँ पे क्या लिखा है, the amendment provides that every merchant banker acting as underwriter
shall enter into an agreement with each body corporate on whose behalf it is acting as underwriter, and the said agreement amongst other things provide for the following: the period of the agreement, allocation of duties and responsibility between the underwriter and the client, amount of underwriting obligation, the period within which underwriter has to subscribe the issue after being intimated by on behalf of body corporate, the amount of commission or brokerage payable to as underwriter. Now यहाँ पे what is being said, that amount of underwriting commission and underwriting obligation, ये सब डिटेल आपको देना पड़ेगा. Not detail of arrangement if any made by underwriter for fulfilling the underwriting obligation. Clear? इसके अलावा अब जनरल ऑब्लिगेशंस क्या हैं? Now ये जो जनरल ऑब्लिगेशन है, it is very similar to the obligation which was given by SEBI under underwriters regulation earlier. तो यहाँ पे क्या लिखा है, that a merchant banker acting as underwriter shall not derive any direct or indirect benefit from underwriting the issue other than commission or brokerage payable under the agreement for underwriting. मतलब वो अंडरराइटिंग कमीशन के अलावा और कोई भी अनड्यू प्रॉफिट डिराइव नहीं करेगा. सेकेंड, at any point of time the total underwriting obligation under this agreement shall not exceed 20 times of net worth of merchant banker. तो उसका मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमिटमेंट कितना हो सकता है? 20 पर टाइम्स ऑफ नेटवर्थ. नाउ फर्दर क्या लिखा है कि एवरी मर्चेंट बैंकर एक्टिंग एज अंडरराइटर इन द इवेंट ऑफ बीइंग कॉल्ड अपॉन टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज पर्सन टू एग्रीमेंट शैल सब्सक्राइब विद इन 45 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द बॉडी कॉर्पोरेट. मतलब जब बॉडी कॉर्पोरेट आपको बुलाएगा कि सर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, सिक्योरिटीज़ परचेज करें, तो यहाँ पे आपको कितने दिन में परचेज करना पड़ेगा अंडरराइटर को? विद इन 45 days फ्रॉम द कॉल. क्लियर? नाउ so this is something is the additional activity which merchant banker perform while functioning as underwriter. अब ये कोड ऑफ कंडक्ट, इस पे बहुत ज़्यादा मत जाना. नाउ अब यहाँ पे नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, दैट कोड ऑफ कंडक्ट में ज़रूरत नहीं है, because this much if you have covered it's more than sufficient. Now अब यहाँ पे as I said कि अंडरराइटर के फंक्शन या तो मर्चेंट बैंकर परफॉर्म करेगा या तो स्टॉक ब्रोकर. तब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड, दैट अंडरराइटर मीन्स अ पर्सन हु एंगेज इन द बिजनेस ऑफ अंडरराइटिंग. देन अंडरराइटिंग क्या है? एज वी हैव डिस्कस कि अगर कंपनी ने सिक्योरिटीज़ को ऑफ़र किया है और अगर कुछ सिक्योरिटीज़ अनसब्सक्राइब रह गई तो उसको कौन परचेज करेगा? अंडरराइटर. क्लियर? अब यहाँ पे सेबी ने स्टॉक ब्रोकर में अमेंडमेंट किया है रेगुलेशन में 2021. अब यहाँ पे व्हाट इज़ बीइंग सेड दैट रजिस्ट्रेशन, एवरी स्टॉक ब्रोकर होल्डिंग वैलिड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अंडरराइटर. मतलब अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है तो वो अंडरराइटर के रूप में भी फंक्शन कर सकता है. व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट एवरी स्टॉक ब्रोकर हु एक्ट एज अंडरराइटर शैल एंटर इनटू वैलिड एग्रीमेंट विद बॉडी कॉर्पोरेट on whomsoever behalf it is acting as underwriter and abide by the regulation with respect to the activities to be carried out by the broker. सेम लाइंस पे है जैसा मर्चेंट बैंकर में था कि एक सेपरेट एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा एंड एग्रीमेंट के हिसाब से दे हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक ब्रोकर एज वेल एज अंडरराइटर इफ एक्टिंग एज अंडरराइटर. क्या लिखा है? एवरी स्टॉक ब्रोकर शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज एन अंडरराइटर ओनली आउट ऑफ द ओन नेटवर्थ
फंड एज मे प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे तो स्टॉक ब्रोकर अगर अंडरराइटर के रूप में काम करेगा तो ओनली आउट ऑफ इट्स ओन्ड फंड, मतलब क्लाइंट के पैसे को अंडरराइटिंग में यूज नहीं करेगा, खुद के पैसे को अंडरराइटिंग के फंक्शन में यूज करेगा। नाउ दिस इज समथिंग यू हैव टू रीड नाउ। बस इतना आपके काम का है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दो दे हैव गिवन सम मोर अमेंडमेंट बट दैट आर नॉट वेरी क्रूशियल। क्रूशल जो है अमेंडमेंट वो बेसिकली यू कैन ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज बीइंग गिवन दैट पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, दैट इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड, अंडरराइटिंग रेगुलेशन रिपील हो गया एंड मर्चेंट बैंक एंड स्टॉक ब्रोकर कैन फंक्शन, दैट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड, LODR के क्लॉजेस में जो चेंज हुआ, दैट इज थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड द फोर्थ विच इज टेक ओवर में इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर आप जाते हैं, दैट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर सेबी सब्जेक्ट। क्लियर? सो इतना आपने पढ़ लिया, जितना हाईलाइट किया है, जितने टॉपिक टिक किया उतना भी आपने पढ़ लिया है, देन इट इज मोर देन सफिशिएंट। सो आई बिलीव आप लोग को पूरा समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच।